KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course for your board examination जिसके अंदर हम entire political science दोनों books including expected questions, previous year questions and mock questions सब कुछ completely revise करेंगे. And before that, if you want study notes, mind maps and other related material for this course, आप क्या करेंगे, आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं. ऐप पे आप अपने क्रेडेंशियल्स डालिए. अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो दिस ऐप इज अवेलेबल एज केपी एग्जाम प्रेप ऐप, एंड इफ यू आर एन iOS यूजर तो क्लास प्लस ऐप के नाम से ये जाना जाता है. यू हैव टू लॉग इन, अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, क्लिक ऑन द मेन्यू, क्लिक ऑन फ्री मटेरियल. इस लेक्चर के सारे स्टडी नोट्स, माइंड मैप्स, क्लास नोट्स along with सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक पेपर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पे मिलेगा. यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द कोर्स. उस पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे तो स्टडी नोट्स, माइंड मैप्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स of political science you will be getting along with previous year questions, sample papers and mock tests. So what you guys are waiting for, अभी के अभी description में जाके link पे click करिए and you can get access to all these courses. And secondly, अभी तक अगर आप हमारी WhatsApp और Telegram community का पार्ट नहीं बने हैं, KP क्लासेस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए ताकि डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डेली क्विजेस, सीयूईटी और बोर्ड्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आप लोग उससे वाकिफ रहें. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ न्यू चैप्टर which is international organizations. So in the previous lectures we have discussed end of bipolarity. हमने दोनों पार्ट्स में पूरा का पूरा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी फिनिश कर दिया था. देन कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर वी हैव कंप्लीटेड, कंटेम्पररी साउथ एशिया वी हैव कंप्लीटेड. अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको हमारे सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे. एंड साथ ही साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री एज वेल, सो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड a crash course on history which is absolutely free on YouTube. अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाके आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं. सो दोनों कोर्सेज साइमल्टेनियसली चल रहे हैं विद इन 40 डेज. जी हाँ, विद इन 40 डेज यू कैन मास्टर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम दो पार्ट्स में कंप्लीटली रिवाइज करेंगे और फिनिश करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो व्हाट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्यों जानना ये जरूरी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों आई, क्या रेलेवेंस है उनका और आज की तारीख में वो क्या महत्व रखते हैं. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, दे हेल्प विद द मैटर्स ऑफ वॉर. जहां वॉर जैसी सिचुएशन आती है या वॉर की कंडीशन हमें लगता है कि वॉर होने वाला है, तब ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस enter करेंगे and they came into force, they enter that arena to help with the situation of war and peace. So ultimately उनका aim क्या है, to limit the conditions of the war and establish peace and security within the countries. So they also help countries to cooperate and to make better living conditions for all of us. ये एक जरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि कंट्रीज आपस में पीसफुली रहे, कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करें, कॉपरेट करें, ताकि ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बेटर प्लेस, एक बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड हो सके और सबके लिए हो. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कॉपरेट. सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थॉट्स देती हैं, आइडियाज देती हैं, बिलीव्स देती हैं कि कंट्रीज आपस में कॉपरेट कैसे कर सकते हैं. And it can provide mechanisms, rules, bureaucracy to help the members that have more confidence that cost will be shared properly and that the benefits will be fairly divided, that the once member join an agreement, it will be honor the terms and conditions of the agreement. So जब
कोई कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनती है, so they have to adhere, they have to follow those norms, rules and regulation of that organization. So this question is straight away a PYQ. It was asked as a 2 marker that what are international organization straight away, और ये 4 marker में भी पूछा जा चुका है. तो अगर 2 marker का question आता है तो you will write from here till here. अगर 4 marker है तो थोड़ा सा आपको उसको elaborate करना पड़ेगा and थोड़े extra points डालने पड़ेंगे. Like it provides information, it provides ideas on how to cooperate, the rules, bureaucracy, regulations between the countries and how they have to adhere, they have to follow, these countries how they have to follow the norms of the international organizations. So straight away हमने आज 2 marker और 4 marker इस chapter में completely revise कर लिया है. अब इस चैप्टर में स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी हद तक चर्चा करी गई है, दैट व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स, इसका लाने का पर्पस क्या था और ये आज क्या महत्व रखती है, क्या रेलेवेंस रखती है. Before starting United Nations, I have a great news for all of you guys that we at KP classes have launched our Udan batches and Sarthi batches specifically for you guys so that you can boost your CUET preparation in just 4,999. जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4,999 rupees में you will be getting all the study material, all the class notes, all the study notes along with video lectures, previous year questions, study material in just 4,999. और अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके सारे डोमेन्स कवर करेंगे, इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज, इंक्लूडिंग योर जनरल टेस्ट. सो इन जस्ट 4,999 rupees you will be having everything from our side so that you can boost your CUET preparation as well. और in case if you are targeting only जनरल टेस्ट इन लैंग्वेज, वो कोर्स भी हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है, दैट इज आवर सारथी बैच in just 2,999. In just 2,999 you will be getting everything, all the study material, all the previous year question, all the help from our side in just 2,999. और आप अपनी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की प्रिपरेशन को CUET के लिए एकदम बूस्ट कर सकते हो एंड इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल. Again, follow us on Instagram, like करो इस वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले और आप सबसे पहले देखें एंड यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन एज वेल. सो यूनाइटेड नेशंस की हम बात करते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. 1914 से लेके 1918 तक दिस वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से एक नीड हमें पता चल गई थी दैट व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट. कोई भी कंट्रीज के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सो व्हाट डू वी नीड, वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ताकि इन कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको सॉल्व कर सके. एज अ रिजल्ट हुआ भी था, लीग ऑफ नेशन नाम की चीज बनी थी एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. However, despite its initial success, it could not prevent Second World War. कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल तो था ही, but still इसका success could not prevent the Second World War. Second World War came into force from the year 1939 till 1945 और League of Nations नहीं रोक पाया Second World War को भी. And many more people died and more were wounded even before that. So काफी ज्यादा लोग घायल भी हुए थे, काफी ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई थी अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन आया लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया. एज अ रिजल्ट यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशंस. यूएन कब आया था? इन द ईयर 1945. एमसीक्यू कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 and this day is celebrated as UN Day every year. MCQ और ये क्वेश्चन आपके CUET में भी पूछा जा चुका है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ.
So the organization was set up through the signing of United Nations charters by 51 states. तो ऐसी 51 states यानी कि 51 countries आपस में मिले, they decided that we are going to found a peace and cooperate nation which will be known as United Nation. अगर कोई भी conflict होता है between the countries, where they will go to United Nation to solve that particular conflict or issue. तो यूएन का सोल ऑब्जेक्टिव क्या बना कि आगे से हमें इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना है, ऐसा जरिया ही नहीं देना, ऐसा चांस ही नहीं देना कि इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का कोई चांस हो, एंड साथ ही साथ टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट, कन्फ्लिक्ट को रोकना और पीस और कोऑपरेशन को बूस्ट करना एंड इंप्रूव करना. So ये फाउंड हुआ with the hope that it would act to stop the conflict between the states and escalating into war if the war broke out, to limit the extent of hostilities, which means anger. So एक होप के साथ ये फॉर्म हुआ था that it will act to stop the conflicts between the states जो वॉर करने के बारे में सोच रही हैं, जो चाहते हैं वॉर के थ्रू इनके कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो, और अगर वॉर होता भी है तो दे लिमिट जितना एंगरनेस है, जितना एग्रेशन है उन कंट्रीज के बीच, तो वो एंगर और एग्रेशन को लिमिट कर सके. 2011 की बात है, यूएन के पास 193 मेंबर स्टेट्स हो गए थे, जिसमें से ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंक्लूडेड थी. और यूएनजीए की बात करें, ऑल मेंबर्स हैव वन वोट ईच. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी सब्सिडरी ऑर्गन्स डिड यूएन हैव. प्रेजेंटली कितने सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं, कौन सा एक ऑर्गन है जो अब सस्पेंड हो चुका है और कौन सी डेट को हुआ है. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन गाइस. तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, दे आर P5, जिसे परमानेंट 5 मेंबर्स कहते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना, दीज आर नोन एज परमानेंट 5 P5 मेंबर्स. और इनके पास एक खास बात है दैट दे कैन negate the decision, they have veto power. जी हाँ, they have veto power, जो वोट को negate कर सकता है, इसलिए इसको veto कहते हैं. ई इधर आ गया, ओ उधर आ गया, that means it has power to negate the vote. So UN's most visible public figure and representative head कौन है? It's the Secretary General of UN, or present Secretary General, who is the Antonio Guterres, who is elected from Portugal, and he is the 9th Secretary General of the UN. कब लिए थी इन्होंने सीट? On 1st January 2017, and before that he was the Prime Minister. वो Prime Minister भी रह चुके हैं UN Portugal के, and he has been elected as the UN High Commissioner for Refugees for the 10 years. तो इनके बारे में ये थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, which can be asked in CUET as well as your board examination. MCQ की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. This is the importance of Antonio Guterres, और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. अब बात करते हैं यूएन के स्ट्रक्चर की. काफी ज्यादा एजेंसीज हैं उसकी. वॉर एंड पीस एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, ये कहाँ डिस्कस होता है? जनरल असेंबली में एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल में. तो अगर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसे जो इश्यूज हैं, तो ये दोनों ही सब्सिडरी और ये दोनों ही ऑर्गन्स में ही डिस्कस होते हैं. इधर इट इज जनरल असेंबली, इधर इट इज सिक्योरिटी काउंसिल. सो दोनों ही अहम ऑर्गन्स में ये बात डिस्कस करते हैं. सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, ये कौन सी एजेंसीज डील करते हैं? लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन, HRC, UNHCR, यूनिसेफ, यूनेस्को एंड अमंग अदर नेशन. ठीक है. सो यूएन कैसे फाउंड हुआ था? एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, and it was established in 1945, immediately after the Second World War. Everyone knows. और ये कॉपरेशन और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है और कॉपरेशन को फैसिलिटेट करता है. ठीक है. या सो यूएनजीए की बात करें, ऑल मेंबर्स हैव वन वोट, एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब
रिफॉर्म्स की बात करें कि कुछ यूएन के स्ट्रक्चर्स में इट हैज बीन सीन दैट कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वी नीड रिफॉर्म्स इन यूएन. सो दो बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए, दैट रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस and review of the issue that fall within the jurisdiction of the organization. So on the reform of structures and processes, biggest discussion किस पे है? Functioning of the Security Council, कि Security Council कैसे function करता है, तो उसकी functioning पे कहीं ना कहीं issues और problems और मुद्दे उठाए गए हैं. तो पहला हमारा रिफॉर्म क्या है, क्यों हमें रिफॉर्म चाहिए? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो फंक्शनिंग है ना, उसमें प्रॉब्लम है. And related to this has been a demand for increase in the Security Council permanent and non-permanent membership. और पहला रिफॉर्म क्यों है कि इसकी जो मेंबरशिप है, P5 की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो, इवन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो. नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो 10 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर अ 2-year term. So those are non-permanent members and India is elected as one of the non-permanent member in UN Security Council. लेकिन इंडिया क्लेम करता है टू बिकम वन ऑफ द P5 परमानेंट मेंबर की सीट क्लेम करना चाहता है, लेकिन चाइना उसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पार्टनरशिप, ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान. तो वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है. एंड बीइंग द मेंबर ऑफ P5 जिसके पास वीटो है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा स्केप्टिकल लगते हैं कि वो बनेगा या नहीं बनेगा. So that the realities of the contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization. कि जितनी ही परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप इंक्रीज होगी, उतनी ही ज्यादा आइडियाज, व्यूज, कंट्रीज की प्रॉब्लम्स एक चांस मिलेगा उनको डिस्कस करने के लिए. ठीक है. So on the issues of the greater priority or to be brought within the jurisdiction of the UN, some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security mission. दूसरा इशू आ जाता है कि they want कि जो कंट्रीज है प्रायोरिटी दे पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए. एंड कुछ चाहती हैं कि उनका रोल सिर्फ कन्फाइंड ही रहे, लिमिटेड रोल रहे सिर्फ डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क तक. दैट इज कि यूएन सिर्फ काम करे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस. सो सम स्टेट्स दे वांट दैट यूएन शुड एक्सपैंड देयर बेस, उनको थोड़ा आगे तक सोचना चाहिए और सिक्योरिटी मिशंस, पीस मिशंस के बियॉन्ड भी इनको रोल देखना चाहिए. लेकिन अदर स्टेट्स दे फील दैट यूएन शुड लिमिट देयर रोल कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमैनिटी के लिए जो वो काम कर रहे हैं इन हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल एटसेट्रा एटसेट्रा, सोशल कल्चरल फील्ड, तो वहीं तक ही यूएन का रोल लिमिटेड रहे. सो अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड. और कौन कौन से चैलेंजेस? जीनोसाइड विच इज द मास किलिंग ऑफ ह्यूमन ऑन अ लार्ज स्केल, सिविल वॉर हो गया, एथनिक कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स एंड सो ऑन. सो ये चैलेंजेस हैं जो रिसेंटली अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. एंड दीज चैलेंजेस आर फेस्ड बाय यूएन की करना क्या चाहिए. और इन्हीं रीजंस की वजह से यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्पेशली आफ्टर द कोल्ड वॉर. अब इंडिया का स्टैंड देखते हैं. इंडिया क्या स्टैंड रखता है यूएन के रिफॉर्म्स को लेके. सो इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करता है कि यूएन को रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, अपने इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, ऑर्गन्स के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है. ऑन सेवरल ग्राउंड्स इट बिलीव्स दैट a strengthened and revitalized UN is desirable in the changing world. So UN need to be strengthened, it need to be revamped so that it can correlate with the present world. दूसरा इंडिया का कंसर्न क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जो एक स्टैटिक है, while UNGA membership has expanded considerably. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मेंबरशिप है वो तो एक्सपैंड हो रही है, बिकॉज वो यूएन के हाथ में है कि वो कौन सी कंट्रीज को स्टेट मानता है तो वो उसको वो इंक्लूड करेगा. लेकिन अगर हम यूएनएससी की बात करें, लिमिटेड है, ओनली 15 मेंबर्स विच इज P5 एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर. तो बहुत लिमिटेड हो गई, जो इंडिया को कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न लगता है. So India also argues that the expanded council with more representation will enjoy greater support. So India क्या चाहता है कि आप UNSC को expand करो
उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आएगा और बाकी कंट्रीज के व्यूज भी रिप्रेजेंट होंगे. India supports an increase in the number of both permanent and non-permanent member. इंडिया क्या चाहता है, आप दोनों ही नंबर्स को इंक्रीज करो, P5 को भी इंक्रीज करो और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी इंक्रीज करो. So country's economic emergence on the world stage is another factor that justifies India's claim to be a permanent seat in Security Council. तो इंडिया क्या क्लेम कर रहा है, that we want a permanent seat, and despite India wish to be a permanent veto wielding with veto, so India want a veto power as well. Some countries question its inclusion. For example, China. China has a problem with India being one of the members of P5. UN in the unipolar world. यूनिपोलर वर्ल्ड कब आया था? आफ्टर द बाइपोलर वर्ल्ड. बाइपोलर वर्ल्ड खत्म कब हुआ? इन द ईयर 1991. कैसे हुआ था? डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का. एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इन पूरा इन डिटेल हमने डिस्कस करा था. दैट बाइपोलर वर्ल्ड क्या था, हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट एंडेड, एंड उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ था यूनिपोलर वर्ल्ड, एंड उसको कौन हिट कर रहा था? यूएस एज इट्स हेजेमनी. फर्दर लेक्चर्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड. कौन सा लेक्चर कब आ रहा है, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. लाइक, share and do subscribe our channel, hit the bell icon so that you get updated for all the lectures. The major concern about the reform and the restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes could help the UN cope better with the unipolar world in which US was the most powerful country without any serious rival. So concerns क्या था? Reform and restructuring of the UN कुछ कंट्रीज के लिए एक होप की वजह से आया था कि चेंजेस अगर आप यूएन में लाओगे यूनिपोलर वर्ल्ड के टाइम, तो यूएस की पावर कहीं ना कहीं लिमिट हो सकती है, यूएस की हेजेमनी कहीं ना कहीं लिमिट हो सकती है, क्योंकि अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग आएगा तो कुछ उसके सीरियस राइवल्स भी इंक्रीज हो सकते हैं. So this was all about UN and part 1 of this lecture. I hope you like this video. I hope you enjoyed this lecture. So, again I'm reminding you, we at KP Classes have launched our Udan batches and our Sarthi batch specifically for you guys. हमारी टीम दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये कोर्स लेकर आ रही है, ताकि आप अपनी CVT की प्रिपरेशन को एकदम improve कर सके and you can perform best in your examination. So make sure that you purchase our courses in just 4,999. आप हमारे courses हमारी website और app के through purchase कर सकते हो, and through these courses you will be getting all the study material from our side, all the help from our side. You will be getting practice paper, mock paper, study notes, class notes, mind maps, each and every possible help. And you will be completing all your domains, including your language, including your general test in just 4,999, which is our Udan batch. अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटी से हैं, कॉमर्स में हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सारी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है. Again, if you are targeting only general test and language, that is available for you in just 2,999. Again, सारी possible help हमारी टीम आपको हेल्प करेगी. And follow us on Instagram, like this video, share this video, subscribe to our channel. And अगर अभी तक आप हमारी WhatsApp और Instagram KP Class community का पार्ट नहीं बने हैं, so check out the description box. उसमें आपको हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप के लिंक्स मिल जाएंगे, so that you become a part of it. Daily quizzes, informative videos, current affairs quizzes, सारे क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सारा मटेरियल आपको एक्सेस वहां पे अब मिल सकता है. एंड सीयूईटी और बोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप उससे वाकिफ रहे, अपडेटेड रहे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू. KP Classes, dedicated to excellence.